आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात में सबसे पहले हवा का रुख जो करीबन 3 महीने कुछ बदला और उस कुछ में अब यही कहा जाता है कि बहुत कुछ भी हो सकता है। जानकार यही बता रहे हैं कि अगला वक्त बहुत ही नाजुक है और इस नाजुक वक्त में कुछ भी हो सकता है। हिंदुस्तान के मरकज़ी वज़रा से लेके चीन का ग्लोबल टाइम्स और उसके साथ साथ अमरीकी अखबार, बरतानिया के जरीदे सब यही कहते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान से लेके चीन तक के मामलात में लद्दाख की पहाड़ियों से शुरू हुआ तूफ़ान दुनिया तक फैल सकता है। इस सारे के बीच में 2 दिन किसी हद तक खामोशी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रही, लेकिन 2 दिन के बाद आज सुबह खबर यही आई कि गोली चली है और ये गोली लद्दाख की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंदुस्तान और चीन की अफवाज के दरमियान चली है। किसी जानी नुकसान के खबर की कोई इतला नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि गोलियां चली हैं और मुकामी लोगों से मालूम यही हुआ है कि गोलियां चलने की आवाज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस तरफ से आ रही थी, यानी साफ जाहिर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस तरफ शायद यहां से जाने की कोशिश की गई और उधर से गोलियां चलाई गई। किसी जानी नुकसान की कोई खबर तो नहीं, लेकिन बताया जाता है कि एक छोटी सी चिंगारी भी इस सारी सूरत में बड़ा धमाका भी कर सकती है। लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से अलग अलग माहिरीन की अलग अलग राय है और दिफाई तजिया निगार ये भी कहते हैं कि अगर बच गए तो बच गए, नहीं बचे तो ये बहुत बुरा वक्त भी ला सकता है। और अगला वक्त यानी दिसंबर तक जब सूरत हाल अगर इसी तरह रहती है तो फिर इधर भी और उधर भी यानी चीन में भी और हिंदुस्तान में भी बहुत कुछ बदल सकता है और इन बदले हालात में शायद दुनिया की जियोग्राफी, दुनिया की तारीख भी बदल जाए। फ़िलहाल सबकी नज़रें चीन पर, लेकिन कश्मीर में भी सूरत हाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसी ना सही, लेकिन आए रोज़ के इनकाउंटर्स की खबर कश्मीर में भी होती रहती है। और कल श्रीनगर के नज़दीकी इलाका काउसा मागाम में हुए इनकाउंटर के बाद जो सूरत हाल बनी तो रात देर गए पूरे इलाके में लाइट्स वगैरह लगाई गई थी, ऑपरेशन को रोका गया था और आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इलाके में एक बार फिर तलाशी मुहिम शुरू की गई, जिस दौरान घर तलाशी ली गई और आखिरी खबरें मिलने तक मालूम यही हुआ कि कोई आमना सामना नहीं हुआ, दिन टल ही गया। और अब हम सियासत का रुख करते हैं और सियासत में आज मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का 38वां यौम विसाल और हर बार की तरह आज भी यौम विसाल के मौके पर उनके मज़ार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तकरीब मुनक्कद की गई और इस तकरीब में मरहूम के लिए फातिहा ख़्वानी पढ़ी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के फ़र्जंद और फ़र्जंद के फ़र्जंद यानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला समेत दूसरे लीडरान भी मौजूद थे, जिनमें मीर सैफुल्ला भी थे, चौधरी रमज़ान भी थे, दूसरे बड़े लीडर भी थे। और यहाँ पे मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खिराज तहसीन पेश करते हुए उनके कारनामों को याद करते हुए उनके लिए दुआई मग़फ़िरत की। इस तकरीब के फ़ौरन बाद डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला से मीडिया ने पूछा और पहला सवाल मीडिया का यही था कि राम माधव ने कल ही बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार डिक्लेरेशन को लेके, यानी यूं कहें तो गुपकार डिक्लेरेशन के आसपास जितनी भी सियासी जमातें वो मजहबी बुनियादों पर तकसीम करना चाहती हैं। ये बीजेपी लीडर राम माधव का बयान है, तो रिएक्शन डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का जानने की कोशिश की गई और फ़ारूक अब्दुल्ला ने इसके जवाब में अपना जवाब कुछ इस तरह दिया। शहरी कश्मीर का नारा क्या था? शहरी कश्मीर का क्या इरशाद? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद था और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई क्योंकि वो जानते थे कि सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें गुर्बत में, मुसीबत में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, ईसाई भी है। तो फिर आज हम कैसे कम्युनल हो गए? अगर कोई भी शख्स कम्युनल पॉलिटिक्स आजकल खेल रहा है, वो बीजेपी खेल रही है, आरएसएस खेल रही है, ये तो आपको पूरा पता है। हमने कभी ये खेल नहीं खेला और वो खेल रहे हैं और इस खेल में वो डूब जाएंगे।
यूँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत 370 के आसपास माजी से लेकर हाल तक घूमती आई है और कभी ऑटोनॉमी का राग अलापने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाद में ऑटोनॉमी को छोड़ 370 को ही अपना महवर बनाया था। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से इस हवाले से भी सवाल पूछा गया तो बड़े लफ्ज़ों में सवाल को गोल ना किया बल्कि कोरा जवाब देते हुए बताया कि तब की तब सोची जाएगी। देखिए अब 10% तो देखा जाएगा। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी वक्त से या यूं कहें बड़े वक्त से जम्मू कश्मीर की सियासत में 370 पर ही बात करती थी, लेकिन पिछले एक साल के बदले हालात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कुछ बदली दिखाई दे रही है। और पिछले काफ़ी वक्त से उमर और फारूक के बयानात में तजाद भी देखने को मिलता है। वहीं कुछ क्वार्टर्स ये भी कहते हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 को भी बुलाना चाहती है, जो बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 पे कोई बड़ा फैसला लेने से या कोई बड़ा बयान देने से हिचकिचा भी रही है। कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि कहीं कोई डील तो नहीं है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर ये सब कुछ भूल जाती है तो लोग फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भूल जाएंगे। कश्मीर की सियासत, सेंटिमेंट्स की सियासत बताते हुए तजिया निगार ये भी बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कभी खामोशी, कभी इधर उधर की हाँकना सब बयान करती है कि कहीं कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन इसी बड़ी बात पर कई सवाल आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछे तो गए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला का जवाब ना में मिला, सवाल का सीधा जवाब नहीं मिला। बात सियासत की तो मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को आज कश्तवाड़ में भी याद किया गया। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर पर भी तकरीब मुनक्कद हुई, ज़िला सदर मुकामात पर भी तकारीब हुई और इन तकारीब के दौरान मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खिराज तहसीन, खिराज अकीदत अदा की गई। पुलवामा में भी मोहम्मद खलील बंद की सरबराही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन ने एक तकरीब मुनक्कद की, जिस दौरान मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की खिदमात को याद करते हुए उनके लिए दुआया कलमात पढ़े गए और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की गई। बाबाए कौम जनाब हज़रत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का यौम विसाल था आज, और ये दिन हमसे ऐसा लीडर जुदा हुआ जिसका खुला मुझे नहीं लगता है वो कभी पूरा होगा, क्योंकि बाबाए कौम जनाब हज़रत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कश्मीरी कौम को ज़बान दी, कश्मीरी कौम को जागीरदारी निज़ाम से निजात दिलवाया, कश्मीरी कौम को शख्सी राज से निजात दिलवाया। आज का दिन जो है इसलिए हम यहाँ जमा हुए थे, हम भी अपने कायद बाबाए कौम जनाब हज़रत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के लिए तय खराज अक़ीदत पेश करें। इसी सवाल के साथ सवाल बहुत से हैं और एक सवाल बच्चों का है, तुलबा का है। इम्तिहान को लेके बच्चे परेशान हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच में बच्चे फंसे हुए हैं और कभी इम्तिहानात, कभी सिलेबस में कटौती और कभी दूसरे मामलात को लेके तालीम के निज़ाम को कटघरे में तो अक्सर खड़ा किया जाता है। लेकिन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में, सुंबल के इलाके में, सोनावारी सुंबल सफ़ापुरा के इलाके में कायम सरकार के कॉलेज के हवाले से भी बयान या यूँ कहें तो अपनी कहानी लेके आए हुए थे और तुलबा यहाँ यही बता रहे थे कि इतना वक्त हो गया, ना उनका क्लास वर्क हुआ, ना उनके सेमेस्टर इम्तिहान हुए, ना सेमेस्टर हुए और ना ही आगे और पीछे की कोई कहानी उन बच्चों को समझ आ रही है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में ये बच्चे अपनी दादू फरियाद लेके हमसे बात कर रहे थे, बात बड़ों तक पहुंचाना चाहते थे। हमारा जो करंट सेमेस्टर 4 सेमेस्टर था वो 2 महीने पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग इंटरनल असेसमेंट में प्रमोट हो चुका था, जो कि अब हमें आउट ऑफ नोवेयर हम 5th सेम पढ़ रहे हैं, हमें बोल रहे हैं और जो एग्ज़ाम दे दो मुझे 4th सेमेस्टर का, जिसका हमें ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हैं, जो हम नहीं चाहते हैं हम 4th सेमेस्टर में फिर से रीअपेयर हो, क्योंकि 3 साल से ऑलरेडी हमें डिले हो रहा है। हम 3 साल से हमारे सिर्फ 3 सेमेस्टर्स कंप्लीट हुए हैं, हम इससे ज़्यादा अपनी डिग्री में डिले नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं हमारा एक टेंटेटिव कैलेंडर बने जिसके हिसाब से हमारी डिग्री तेज़ आगे कंप्लीट हो।
और अब दूसरे मामलात में कोविड भी सर चढ़कर बोल रहा है, पूछता किसी से नहीं है, बराबर जाग घुसता है और लगातार पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ा भी रहा है। पुंछ में भी पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ रही है। श्रीनगर के एक दफ्तर में 50 के करीब मुलाजिम भी कल रैंडम टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं और पुंछ के डीसी ऑफिस में भी सूरत कुछ ऐसी है और इसी सूरत को मद्देनजर रखते हुए आज पुंछ के डीसी ऑफिस को भी बंद रखा गया और वहां आने जाने वालों से बताया गया कि फ़िलहाल दूरी ही इख्तियार करें। श्रीनगर के सरकारी दफातर में भी बोर्ड लगाया गया है और वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक सूरत कोविड की ख़राब है, लेकिन इस कोविड ने रिश्तों में दरारें भी पैदा कर रही हैं। त्राल के रिश्ते की दरार भी सामने आई है और त्राल में दो पड़ोसियों के दरमियान कोविड के नाम को लेकर झगड़ा इतना पहुंचा है कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश की जा रही है। इस कोविड में कहीं न कहीं सरकार को भी वो लोग जिम्मेदार ठहराते हुए बता रहे हैं कि दो पड़ोसियों को कोविड हो गया, पॉजिटिव हो गए और फिर सरकार ने यहाँ पे सौतेलेपन का ऐसा रिवाज जारी रखा कि एक पड़ोसी को एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में बंद रखते हुए उसको पर खाना पीना भी हराम किया गया और दूसरे पड़ोसी को कोविड का पॉजिटिव होने के बावजूद भी घर में ही क्वारंटीन में रखा गया और यूं रिश्तों में दरार यहाँ पे ही देखने को मिली, क्योंकि यूजुअली इंसान का नेचर है कि मुझे तो उसको क्यों, ये मुझे और उसके बीच में त्राल के इलाके की सूरत में दो पड़ोसी में दरार खूब देखने को मिली। युथ मदर पॉजिटिव द्राय अम पे वो मे अमिस डॉक्टर सजादस बे वो मे अति मं सरपंच मकदम वो बस थमान होम क्वारंटीन गर मदर तमो वो वनकस होम क्वारंटीन हेकान थी कहें। अम पे गो वाक़ पे गो कह दो गश्ती ये गामस मज द्राव ब्या पॉजिटिव केस सह गड़ होम क्वारंटीन मान मदर हिंद खतर होम क्वारंटीन कहें तो अम सद खतर होम क्वारंटीन। अम पे बह डीएमस गसान त्राल सर वनकस बह तथनी सर अम पे वो मे यह से दलील यह वन हे दपान नेर गस ये कहें कम खतर अगर बस अमिस जवाब कह मंगान यह क्या मे जवाब दिवान। अम पे कर एप्लिकेशन पार कर अत पे लिखुन जवाब कहें बह हेक त्रित न हेक अमिस वन मे तेल तमिस मे बस थवान होम क्वारंटीन गर मे लिख जवाब मे क्या हेकन त्रित अगर हु पेशेंट त्रोथन से होम क्वारंटीन मे मदर क्या हेकन होम क्वारंटीन त्रित मे युत मसल बस गवर्नमेंटस मंगान जवाब अम कत। त्राल के दो पड़ोसियों में दरार, सरकार जिम्मेदार, इल्ज़ाम यही, लेकिन कुछ रिश्ते कुछ रास्ते जोड़े भी जाते हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जाते जाते लखनपुर से होते हुए मुल्क के बाकी हिस्सों से मिलना करती है और माजी से लेकर हाल तक यही हाल था कि एक ही रास्ता था, कभी ट्रैफिक जाम, कभी मामलात की वजह से कभी कभी परेशानी भी, लेकिन सरकार का एक और मुस्बत कदम और इसी मुस्बत कदम के बाद अब कठुआ के होते हुए दूसरा रास्ता भी खोला गया है और आज नए रास्ते को लखनपुर के बाद ये जो नया रास्ता खोला गया है ये पठानकोट के दरनेर गाँव से होते हुए अटल सेतु से जम्मू कश्मीर को पंजाब और मुल्क की दूसरी रियासतों से मिलाएगा। साफ जाहिर है रास्ते खोले जाते हैं तो तामीर और तरक्की के नए दरवाजे भी खुलते हैं। एक नया दरवाज़ा, एक नई तरक्की और इसी नई तरक्की और दरवाजे से हो सकता है जम्मू कश्मीर भी तरक्की का कोई नया पड़ाव देखने को मिले। लेकिन तरक्की के पड़ावों पर नज़र रखते हुए गवर्नर के मशीर बसीर अहमद ख़ान ने आज श्रीनगर में कई अवामी वफूद से मुलाकात की, उनके मुतालबात सुने, उन्हें कई कुछ को मौके पर ही हल करने का यकीन दिलाया और कुछ के हवाले से अहकामात भी जारी रखे। एलजी एडवाइज़र बसीर अहमद ख़ान, तामीर तरक्की के नए पड़ाव, लेकिन तामीर तरक्की के कुछ पड़ाव पुराने भी थे, लेकिन उन पड़ावों पर कितने पत्थर आ गिरे हैं वो दूर से ही दिखते हैं। एक कहानी या एक मुसीबत पटन के इलाके के पलहालन पटन का इलाका, सरकार ने कभी तामीर और तरक्की का ख्वाब दिखाया था, इलाके में कम्युनिटी सेंटर शुरू किया, कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए, मुकामी आबादी को राहत भी हुई, यूँ कहें तो मुकामी आबादी की उम्मीद भी जागी थी। लेकिन इल्ज़ाम मुकामी लोगों का यही कि कुछ वक्त के बाद इस कम्युनिटी सेंटर को बंद किया गया। अब कम्युनिटी सेंटर को क्यों बंद किया गया ये मुकामी लोग भी जानना चाहते हैं, कुछ मीडिया के ज़रिए भी बात पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन सरकार का कोई पुर्जा ये बताने को तैयार नहीं
कि ये कम्युनिटी सेंटर क्यों बंद किया गया है। बड़ी रकूमात खर्च की गई हैं और बंद दरवाजे के पीछे की कहानी जहां लोगों को समझ नहीं आ रही है, वहीं इस कम्युनिटी सेंटर के बंद होने से अंदर से लेके बाहर तक इस कम्युनिटी सेंटर में सिर्फ दरारें अब पड़ना शुरू हुई हैं। और मुकामी लोग यही कहते हैं कि बड़ी रकम खर्च करके उनकी उम्मीद तो जागी थी, लेकिन अब उस उम्मीद पर पानी फेरा जा रहा है। सीर अहमद है, मैं तांतरेपुरा में का रहने वाला हूँ। हमारा यहाँ जो कम्युनिटी सेंटर है 2012 में इसकी इनाग्रेशन हुई थी। उस टाइम जो वीडियो साहब थे वो आए थे यहाँ, इनाग्रेशन उन्होंने की थी। सवेरे उन्होंने मतलब यहाँ कंप्यूटर लाए, कंप्यूटर लाने के बाद 4 बजे जो भी डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज़ थी उन्होंने वो कंप्यूटर्स अपने साथ ले लिए। तब से लेकर आज तक ये कंप्यूटर सेंटर कभी खुला नहीं है। मतलब तो हम ये कहेंगे कि इनाग्रेशन हो के शाम को वापस चले गए। हाँ, एग्जैक्टली वही हुआ। जस्ट ये जो थी एक फॉर्मेलिटी थी, डिपार्टमेंट ने फॉर्मेलिटी की थी मीडिया को दिखाने के लिए, अपना बिल निकालने के लिए, और कुछ नहीं। उसके अलावा उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले किया है। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले भी किया होता, जो भी यहाँ के लोकल्स थे, जो बच्चे थे हमारे सराउंडिंग्स में, एटलीस्ट उनको तो बेनिफिट्स मिलना चाहिए था इसका, मगर कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अभी इस टाइम जो स्कॉलरशिप है या कोई भी फॉर्म है, किसी लेवल का भी फॉर्म भरना होगा, बच्चों को यहाँ से पटन जाना पड़ता है या किसी और सेंटर पे जहाँ पर उनको अच्छी खासी अमाउंट पे करनी पड़ती। पटन के इलाके की कहानी, लेकिन गुलाब टैंक, कलर, शोपियां की सड़क, पानी, बिजली, तीनों मामलात ऐसे कि नाम गुलाब टैंक तो ज़रूर है, लेकिन गुलाब जैसी खुशबू यहाँ दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आती, कहीं सूंघी नहीं जाती, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ कूड़ा कचरा इतना है कि उसकी बदबू में गुलाब की खुशबू बह जाती है, बंद हो जाती है। और यहाँ की सड़कों का हाल खुद वहाँ के लोग भी बताते हैं, दूर से नज़र भी आता है। वही हाल जो रियासत या यूँ कहें जम्मू कश्मीर की बाकी सड़कों का है। पानी के मामले को भी लेके यहाँ पे लोग वही कहते हैं जो वादी के दूसरे इलाके के लोग कहते हैं। और बिजली की तारें भी अपनी कहानी खुद बयान करते हुए बताती हैं कि खंभा ना सही, लेकिन किसी न किसी डंडे से काम तो चलाया जाएगा। वहाँ कुदरत के लगाए गए दरख्त भी हैं, उन दरख्तों से भी तारें गुजारी जा सकती हैं। वो अलग बात है, बिजली डिपार्टमेंट कितनी भी बात करे, ज़मीनी हक़ाइक़ बदल नहीं सके हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सड़क की भी प्रॉब्लम है, पानी की भी प्रॉब्लम है। यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। हम सब लड़कियाँ यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और बर्फ़ में भी जाना पड़ता है। यहाँ पे देखो हालात क्या है सड़क के, और यहाँ पे भी देखो पानी ही नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। और जब भी हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे बहुत गारा होता है, जब भी कॉलेज जाते हैं यूनिफॉर्म सब कुछ खत्म हो जाता है। ना पीडीडी के, ना इस रोड के, ना किसी डिपार्टमेंट के जो भी वर्कर्स है यहाँ पर, वो हमें दिखाई नहीं देते। हम खुद जाते। आप रिक्वेस्ट क्या करना चाहते सर? हमारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से, एक्शन साहब से और पीडीडी डिपार्टमेंट से। सर प्लीज़ हमारी ये जो ज़रूरतें हैं, जो कि पहली ज़रूरत होती है इंसान को, ये तीन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। सर हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 हम पे गौर दे दो, हमको ये 3 चीज़ें महल करे, और ताकि हम भी कुछ देखें सर, हम भी कहीं जा सके, हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाए सर। शोपियां के बाद ज़रा रुख चाडोरा का करते हैं। चाडोरा नज़दीकी इलाका श्रीनगर का, और चाडोरा में ट्रैफिक मैस खूब देखा जा रहा है। छोटा सा कस्बा, और छोटे से कस्बे में इतना ट्रैफिक मैस शायद होना नहीं चाहिए था, और हो भी कैसे सकता था, क्योंकि इलाके के जितने भी अफसरान हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, वहाँ पे लोकल एडवाइज़र, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अफसर हो, वहाँ पे पटवारी हो, वहाँ जितने भी हों, उसी इलाके में रहते हैं। लेकिन फिर भी ट्रैफिक मैस है, और ट्रैफिक मैस की वजह साफ जाहिर है, हमारे यहाँ सड़कों पे कब्जा करना है। और सड़कों पे कब्जा कोई हटाता नहीं है, क्योंकि सड़क आवाम की है, सरकार की है, कोई क्यों हटाएगा। और ड्राइवर से लेके दूसरे जितने भी लोग हैं, वो सड़क पर ही कब्जा करना अपनी शान समझते हैं, और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी रहती है कि जब 4 बजे शाम के होते हैं या 5 बजे, तो कम से कम यहाँ से पुल क्रॉस करने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं, जो कि 2 मिनट का सफ़र है। न कहीं ट्रैफिक पुलिस नज़र आता है, न कहीं जेके पुलिस नज़र आता है, न कोई गवर्नमेंट सर्विस नज़र आती है। इतना जाम पड़ा होता है कि खुदा ही बेहतर जानता है। अगर कोई बीमार होगा तो मुझे लगता है कि वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठेगा। लेकिन इसके लिए मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि उस टाइम कम से कम यहाँ का जो इंतज़ाम है वो ठीक ठाक रखे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जाम होता है, जिसकी वजह से आम लोग जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ते हैं।
और कल एक बीमार था एम्बुलेंस में और उसे पुल क्रॉस करने में यहाँ तक 2 घंटे लग गए, यानी कि वो मौत के करीब था और खुदा ने उसे बचाया, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। जो रॉन्ग पार्किंग वाले हैं, जो सोमो वाले हैं, वो उसमें भी सड़क में गाड़ी खड़ा करते हैं और सवारियाँ भरते हैं। उनके लिए मखसूस कोई जगह होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने किया कि उनके लिए कोई अड्डा है, लेकिन वो अड्डा सिर्फ नाम का है, काम का नहीं है, बल्कि हर कोई आता है तो बीच सड़क में गाड़ी खड़ा करता है, तो उसकी वजह है कि फिर जाम हो जाता है। तो मैं आपके गुलिस्तान न्यूज़ के वसादत से ये उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी इस पे आप नज़रसानी कीजिए। और चलिए अब हम बारामूला का रुख भी करते हैं। बारामूला दरियाई जहलम बारामूला से गुजरता है। कभी दरियाई जहलम के किनारे बड़े खूबसूरत हुआ करते थे। बारामूला के 12 मुंह ना सही, लेकिन खूबसूरती के लिए एक मुंह ही काफ़ी था। लेकिन वक्त गुजरता गया, ना इंतज़ामिया ने देखा, ना लोगों ने पूछा, और यूँ इलाके की सूरत हाल यूँ हुई कि कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। कूड़ा करकट हर तरफ बिखरा पड़ा है। और उसके बाद सड़कें खंडरात की कहानी भी बताती हैं। पानी बिजली सड़क के मामले को भी लेके बारामूला वही कहानी दोहराता है जो वादी कश्मीर से लेके जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाके बताते हैं। और यहाँ इंतज़ामिया भी बताती है कि करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये बताते नहीं हैं। यूँ बहुत पहले से ये बारामूला की कहानी है। माजी में भी अफसरान ने बताया था कि हम सब कुछ बदलेंगे, लेकिन बदले कुछ भी नहीं है। और आज भी वही बारामूला, वही कहानी जो बरसों पुरानी है, वही दोहराती रही है। चाहे बारामूला कस्बे की बात कीजिए, सोपोर की, या जो भी हमारे साथ और भी कस्बे हैं जहाँ पर म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। आप देखिए सेहत सफाई का, जो सफाई का खासकर सैनिटेशन का मसला है, वो यहाँ बहुत पेचीदा हो गया। आप यहाँ की ड्रेन्स देख लीजिए, यहाँ के लेन्स देख लीजिए, यहाँ का आप ये दरियाई जहलम का किनारा देख लीजिए, यहाँ जो फ्लड कैनाल्स है वो देख लीजिए। आपको हर सू गंदगी के बगैर कुछ दिखेगा ही नहीं है। ये सारा कचरा जहाँ जो भी आता है उसको नालियों में या फिर ऐसी डंपिंग साइट्स क्रिएट की है जो बिल्कुल स्टिग्मा है। यहाँ के जो मेन मार्केट है उस पर स्टिग्मा है। आप मेन टाउन की बात लीजिए, जो ही एंट्री पॉइंट पर पहुँचे तो वहाँ पर आपने डंपिंग बनाई है। तो ये क्या चल रहा है यहाँ पर? बारामूला की सेहत सफाई के साथ ये क्या मजाक हो रहा है? यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ की जो हमारे कॉरपोरेटर्स हैं उन पर भी एक जिम्मेदारी बनती थी कि अपने अपने वार्ड्स को, हमारे यहाँ 21 वार्ड है, उनकी आप देखभाल कीजिए, वहाँ की आप सफाई वगैरह उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ की डेवलपमेंट देख लीजिए आप, बिल्कुल ज़ीरो है। इस बिल्कुल पैसा बटोरने के पीछे है और इनका कोई काम नहीं है। बारामूला दरियाई जहलम के किनारे पे आबाद है। पानी की बहुतात होनी चाहिए। पानी तो है लेकिन पीने का पानी नहीं। और श्रीनगर के अलहमजा कॉलोनी, अहमदनगर में भी लोग पीने के साफ पानी को परेशान है। बार बार ये भी बता रहे हैं कि हमने हुकाम तक बात पहुंचाई तो थी, लेकिन हुकाम है कि टस से मस नहीं हुए। फिलहाल आपको ये भी बताते चलें कि इसी के साथ अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पे ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।